नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आयुष यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज जारी है। ज्योग्राफी में मैं पिछले क्लास में आप लोगों को परवाल द्वीप समूह के बारे में बताई थी कि परवाल द्वीप समूह क्या है, परवाल जीव क्या है, मूंगा की चट्टान का निर्माण कैसे होता है, परवाल जीव किस तरह से घरौंदा में रहता है अर्थात एक तरह से कवर में रहता है, उसको क्या बोलते हैं। साथ ही परवाल जीव समुद्र के लिए वर्षा वन के रूप में क्यों जाना जाता है, मतलब जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को वर्षा वन के रूप में क्यों जाना जाता है। कोरल ब्लीचिंग क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अभी तक कोरल ब्लीचिंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही वर्ल्ड बेसिस पे इसके लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कराया गया था और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारी चीज़ों को कवर कराया गया था। आज के क्लास में आप जानोगे कि भारत के द्वीप समूह क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है, चैनल क्या है, स्ट्रेट क्या है और अनक्लोज अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो को, निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे। चलिए जानते हैं क्या है भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह जानने के पहले आपको जानना होगा कि द्वीप क्या होता है। ठीक, तो द्वीप जमीन का वह खंड होता है, ठीक है, जमीन का वह हिस्सा होता है, लैंड का वह पार्ट होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है। ओके, ये क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है अथवा द्वीप कहलाता है। क्लियर। अब भारत के द्वीप समूह के अंतर्गत आप एक तो सबसे पहले आपको जानना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह और साथ में ही इम्पोर्टेंट द्वीप समूह। ओके, क्योंकि ज़्यादातर मतलब आपको फोकस करना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जाते हैं, और लक्षद्वीप समूह पर। बाकी अन्य द्वीप को भी हम देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो आप जानते होंगे हिमालय पर्वत का नाम तो जरूर सुने होंगे। तो हिमालय की जो श्रृंखला है यारकान योमा जो है, जो म्यांमार होते हुए, इसको यारकान योमा बोलते हैं। ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो यारकान योमा है, इसका कुछ पार्ट आप एटलस में देखेंगे ऐसे निकला हुआ है डॉट 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 लाइन से। तो वही अंडमान निकोबार, यही यारकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसको म्यांमार में यारकान योमा के नाम से जाना जाता है। और ये बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज होता है और उसका जो पार्ट दिखाई देता है, जो पानी से ऊपर जो हिस्सा आ जाता है, वो क्या करता है, द्वीप का निर्माण करता है। और यही यारकान योमा से क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 572 यानी कि 572 आइलैंड्स है, लेकिन उतना को आपको नहीं जानना है। उनमें से कम 6-7 के बारे में आपको कमांड होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है। तो चलिए उनको ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों अलग है, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में है। छोटी छोटी चीजों को भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अभी आप अंडमान द्वीप समूह के बारे में जानो, जिसके लिए आपको कम से कम 4 द्वीप के बारे में आना चाहिए। तो अंडमान द्वीप समूह के बारे में सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, उसके बाद मध्य अंडमान है, और ये दक्षिणी अंडमान है, और ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आएंगे। और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत देखिए तो निकोबार के ग्रेट निकोबार, यहाँ पर लिटिल निकोबार भी है, और यहाँ पर कार निकोबार है। ठीक है, तो ये है निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत हम एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत सबसे उत्तरतम यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन है। तो लैंडफॉल है, याद रखिएगा, ये लैंडफॉल एक द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरतम द्वीप है, यानी कि अंतिम उत्तरी द्वीप है उत्तर में। ठीक, यहीं पर आप एटलस में देखेंगे कि एक कोको द्वीप भी आपको दिखेगा। ठीक है, क्या, कोको द्वीप, ये वाला
कोको द्वीप दिखेगा। तो ये कोको द्वीप चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस पर म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का। ठीक, और यहीं पर आप देखते होंगे कोको चैनल। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोको चैनल जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोको चैनल किन के बीच है, तो आप क्या बताओगे कि म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना देकर इंडिया दे दे, तब पर भी आपको क्या उसको करेक्ट मानना है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा अभिन्न हिस्सा है। क्लियर? अब देखिए उत्तरी अंडमान में ही क्या है? सैंडल पीक है। ठीक है, इसकी चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान। और ये जो मध्य अंडमान है क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जो दक्षिणी अंडमान है, इसी पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इस स्थिति में भी डिटेल में करा दे रही हूँ, एक बार आपको परिचय करा दूं। और ये लिटिल अंडमान है। और इस दक्षिणी अंडमान में एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानना, सेलुलर जेल यहीं पर है। क्या है? सेलुलर जेल है। उसके बाद कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इधर देख लीजिए, ये लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये टोटल कहने का मतलब है जो लक्षद्वीप समूह है, इसमें टोटल 36 द्वीप आते हैं। ठीक है, कितने? टोटल 36 द्वीप है। इट इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 36 आइसलैंड एंड हैज टोटल लैंड एरिया आर 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके टोटल लैंड एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एंड द आउट ऑफ द 36 आइसलैंड ओनली 10 आर इनहैबिटेड। इन 36 में से केवल 10 पर ही मानव निवास पाया जाता है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है, इसमें टोटल द्वीप जो है वो 36 है और इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर से। और आउट ऑफ द 36 आइसलैंड ओनली 10 आर इनहैबिटेड। सिर्फ 10 पे ही मानव निवास है। ठीक है, एक पिटली द्वीप है इसका। ठीक है, पिटली जो द्वीप है, इसमें तितलियों का क्या किया गया है? तितली सेंचुरी बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसको ये प्रिजर्व करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मनुष्य का निवास नहीं है, याद रखना, पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है। जो अंद्रोथ द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप का, ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्या है? ये देखो यहाँ पर है, और ये सबसे बड़ा द्वीप है, इसको भी याद रखिएगा। और ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा द्वीप है? तो मैं जब आपको परवाल जीव पढ़ा रही थी, परवाल द्वीप समूह बता रही थी, तो बताई थी कि भारत में जो लक्षद्वीप है वो क्या है? परवाल द्वीप समूह है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको याद भी होगा। तो चलिए जानते हैं। और एक चीज जानिए, इसका कैपिटल कहाँ है? तो आपको तो पता है कि कावरती इसका कैपिटल है। एंड कावरती इज द मोस्ट डेवलप्ड आइसलैंड। इसका जो सबसे बड़ा डेवलप्ड आइलैंड है लक्षद्वीप का, तो कौन है? कावरती है, जो इसका कैपिटल है। क्लियर? यहाँ देखते हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस करा दूं। कोको चैनल किन के बीच है? तो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में। अंडमान निकोबार के जगह पे अगर इंडिया दे वो भी चलेगा। ओके, अब देखिए डिटेल्स जानिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो टोटल 72 है। ओके, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह मिलाकर कितने द्वीप बनते हैं? तो ये बनते 572। ओके, और मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मैं एक जगह पे वन लाइनर बनाई हूँ, इनकेस ऐसे ही पूछा जाता है पीसीएस में, तो इसको मैं नोट कर दी हूँ, आप भी अपना नोट्स बना लेना। ओके, और ये मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और साथ में ही आप एटलस के माध्यम से प्रैक्टिस करना, तो आपको दिखेगा कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा दिख रहा है एटलस में। दक्षिणी अंडमान में राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट क्या है? द्वीप है। क्लियर? यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे। पूछ देगा कि कोको द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरतम द्वीप है जिसपे भारत का अधिकार है। गलत हो जाएगा। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, अब देखो ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये तो मैं आपको बताई थी, अभी दिखा भी दे रही हूँ। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पे जब आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो क्या बताओगे? कैप केमोरिन। कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। अगर ऐसे पूछा जाए, ओवरऑल पूछ दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है और मुख्य भूमि की चर्चा वहां पर ना हो, तब आपको इंदिरा पॉइंट बताना है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है?
तो ग्रेट निकोबार में है। और 6 डिग्री 4 मिनट इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, इसको याद रखना। और इसी इंदिरा पॉइंट को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। और इसको मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, क्लियर, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक है। कहाँ है, तो ये सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये लैंडफॉल द्वीप है, अंडमान निकोबार के क्या है, उत्तरतम द्वीप है, यानी कि इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं द्वीप आता है, क्लियर। जो कोको द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। इसकी टोटल लंबाई कितना है, लगभग 590 किलोमीटर, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई देखिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसका लंबाई देखिएगा कितनी है, तो 590 किलोमीटर। चौड़ाई लगभग कितना है, चौड़ाई मतलब ये वाला रीजन की बात कीजिएगा तो 58 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल लगभग 8326 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर। ये नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, बट एक आपको जानना चाहिए। और नारकोंडम द्वीप, अब देखिए नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी, ये पूछा जाता है कि नारकोंडम द्वीप कहाँ है, तो ये तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और देखिए ये है नारकोंडम द्वीप, जो उत्तरी अंडमान है ना, इसके पूर्व में है, ठीक है। और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है भाई, तो वह ज्वालामुखी जो पास्ट में, ठीक है ना, कभी सक्रिय हुआ करता था, ठीक है, जिससे लवा, राख इत्यादि का उद्गार होते रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, उस निष्क्रिय पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज नोन एज डोरमेंट, ठीक है, वोल्केनो, ओके। तो इस बात को याद रखिएगा कि नारकोंडम जो द्वीप समूह है वो क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। और कैसा ज्वालामुखी, तो सुसुप्त ज्वालामुखी, क्लियर। सुसुप्त मतलब अभी सोने की अवस्था में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि भविष्य में इससे उद्गार हो, यानी कि लावा और राख निकले, लेकिन वर्तमान में अभी ये सुसुप्त पड़ा हुआ है, क्लियर। अब देखिए सैंडल पीक बताई हूँ, बार बार बता रही हूँ कि इन्हीं चीजों से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि सैंडल पीक दक्षिणी अंडमान पे है, गलत हो जाएगा, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है, क्लियर। और ये जो सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में है। अब देखिए मध्य अंडमान है, देख लीजिए ये सबसे बड़ा है। एक बैरन द्वीप के बारे में भी जानिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूरब में पड़ता है। और ये बैरन जो द्वीप है एक ज्वालामुखी द्वीप है ये भी, और ये भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, बैरन द्वीप है। कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जिसमें समय समय पर लगातार क्या होते रहता है, राख और लवा निकलते रहता है, ठीक है, उद्गार होते रहता है। ज्वालामुखी चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल में वोल्केनिक्स के बारे में कराया जाएगा। बस इतना जानो कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है उससे लगातार क्या होता है, राख और लवा का निष्कासन होते रहता है, क्लियर। अब देखो ये है आपका दक्षिणी अंडमान, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, एक तो पहले कैपिटल यहीं पर है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। और माउंट हैरियट पर्वत, ठीक है, माउंट हैरियट जो पर्वत है वो क्या है, दक्षिणी अंडमान में है, याद रखना दक्षिणी। बस यही करेगा यूपीएससी, और कुछ नहीं, बस उल्टा करके पूछेगा क्या कि सैंडल पीक दक्षिणी अंडमान में है और माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान में है। अगर क्लियर आपका कंसेप्ट नहीं होगा तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए जब भी पढ़ो तो अपने से खुद क्वेश्चन बनाकर पढ़ो कि कहाँ से पूछ सकता है, यानी उसके माइंड में आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान बनाता है, बस गलत आपसे इसलिए हो जाता है क्योंकि आप क्लियर करके अपने कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हो, क्लियर। तो माउंट हैरियट कहाँ है, तो माउंट हैरियट है दक्षिणी अंडमान में। अब देखो अगर आप इतिहास ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आप सेलुलर जेल का तो जरूर नाम सुने होंगे, बचपन से ही जरूर सुने होंगे। ये सेलुलर जो जेल है ये कहाँ है, ये दक्षिणी अंडमान में। और ये पूछा भी जाता है कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो अंडमान दे देता है, तो चलो अंडमान ही चलेगा। क्यों, क्योंकि अंडमान के अंतर्गत ही तो दक्षिणी अंडमान है ना, तो वहाँ तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का दिया है। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। तो ये जो सेलुलर जेल है वो दक्षिणी अंडमान में। ये क्यों इतना फेमस है सेलुलर जेल, तो जब ब्रिटिश रूल था भारत में
तो यहीं पर काला पानी की सजा दी जाती थी, सेलुलर जेल में ही काला पानी की सजा दी जाती थी, जो कि बहुत ही खौफनाक सजा होती थी। क्लियर। और देखो यहीं पर 1911 में वीर सावरकर जी को सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। किस जेल में दी गई थी? तो इसी सेलुलर जेल में दी गई थी। क्लियर। अब देखिए ये आपका लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लिटिल जो अंडमान है और जो आपका दक्षिणी अंडमान है उनके बीच में एक डंकन पास है, ठीक है। क्या है? डंकन पास है। तो यही पूछता है कि डंकन पास किसके किसके बीच में है? तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है, यानी कि साउदर्न अंडमान के बीच में है। क्लियर। तो अब आप अंडमान द्वीप समूह के बारे में इतना आपको भी जानना था। अब देखिए जो रिसेंटली इन न्यूज में था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो एक आप रॉस द्वीप का नाम सुने होंगे, ठीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही द्वीप है। इसका नाम चेंज कर दिया गया, 3 द्वीप का नाम चेंज किया गया था। एक तो रॉस द्वीप का, और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर। कैसे याद रखोगे? रॉस से बॉस, सुभाष चंद्र बोस, रॉस। क्लियर, याद आ जाएगा वहां पर। तो रॉस द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक हैवलॉक द्वीप है, ठीक है। हैवलॉक द्वीप क्या है? तो ये स्वराज द्वीप इसका नाम रखा गया है, हैवलॉक। तो स्वराज द्वीप इसका नाम हो गया है। और यहाँ पर एक नील द्वीप है, क्या है? नील द्वीप। तो इस नील द्वीप का नाम रख के शहीदी द्वीप अथवा शहीद द्वीप कर दिया गया है। क्लियर। तो इन 3 द्वीप को नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन 3 द्वीप का नाम को चेंज कर दिया गया और उनका न्यू नेम सुभाष चंद्र बोस, स्वराज द्वीप और शहीदी द्वीप रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये कभी कभी पूछता है कि सेंटले द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके अलावा इंटरव्यू द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट द्वीप थे मैं आपको करा दी। क्लियर। अब देखो निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानो। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट है और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा कौन है? तो ग्रेट निकोबार। इसका नाम भी है ग्रेट निकोबार, इसे पकड़ लेना, ग्रेट निकोबार है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री चैनल, अभी मैं बता रही हूँ कि चैनल क्या होता है, पहले अभी इतना जानो कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किन के बीच में है। तो ये आपसे अगर पूछेगा, एग्जैक्ट पूछेगा बिल्कुल, तो कार निकोबार द्वीप और लिटिल निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अगर ऐसे ना पूछकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है, तो ग्रेट निकोबार ना देकर क्या पूछेगा कि निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही तो कार निकोबार है ना। तो वहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आपको वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है आंसर को। बस अभी आपको कंसेप्ट समझ लेना है कि जो कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन से चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। एग्जैक्ट अगर ऐसे पूछेगा, अदरवाइज 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ये आपको मैं बता दी। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, किन के बीच में है? तो ये आपको पता है, सॉरी किन के बीच में नहीं है, कहाँ है? तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश ये इसका विस्तार है। एक ग्रेट चैनल के बारे में भी जानो, ये ग्रेट चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ग्रेट चैनल है सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो पार्ट है। तो कभी पूछेगा कि ग्रेट चैनल किन के बीच में है? तो ग्रेट चैनल जो है आपका निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। हाँ, सुमात्रा के बीच में। इसको भी आप याद रखना। तो इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट में? देखो नारकंडम द्वीप क्या है भाई? सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है और दोनों भारत के मात्र 2 ज्वालामुखी है, एक सुसुप्त है और एक सक्रिय है। क्लियर। उसके बाद में आपका जो नाम चेंज हुआ, जो रॉस द्वीप का क्या नाम हो गया? तो सुभाष चंद्र बोस हो गया है। हैवलॉक द्वीप का क्या हो गया? तो स्वराज द्वीप हो गया है। और नील द्वीप का क्या हुआ है? तो शहीदी द्वीप हो गया है, ठीक है। नील द्वीप का क्या नाम हो गया है? शहीदी द्वीप हो गया है। उसके बाद बाकी आपको ये याद रखना है कि सैंडल पीक कहाँ है? तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। और माउंट हैरियट कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में है। सेलुलर जेल कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। डंकन पास किन के बीच में है? तो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। क्लियर। ये सब आपको याद करते चलना है और नोट्स भी बनाना है।
अब देखिए लक्षद्वीप समूह में बताइए आपको टोटल कितने द्वीप है, 36 है। और 36 में 10 में क्या है, इनहैबिटेड है। एरिया यहाँ पर गलत हो गया है, एडिटिंग गलत, 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और राजधानी कावरती, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड आइलैंड। और यह लक्षद्वीप समूह, और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ओके। यह भारत का सबसे बड़ा छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और यह भारत में परवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मैं आपको इशारा करा दी हूँ, ये भारत में परवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज आपको यहाँ जानना है लक्षद्वीप के बारे में कि मिनिकॉय भी इसके एक द्वीप है लक्षद्वीप का, ठीक है। और एक मालदीव क्या है, कंट्री है। तो ये प्रायः पूछा जाता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कई डिग्री चैनल है, तो यानी कि 8 डिग्री चैनल जाता है। क्या जाता है, 8 डिग्री चैनल, याद रखना। 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। एटलीस्ट निकालिए और देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर। अब देखिए आप लोगों को कुछ चीज पहले बता दूं कि स्ट्रेट क्या होता है, खाड़ी क्या है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। तो देखो जल मतलब जल, और संधि मतलब जोड़ना, यानी कि दो लार्ज बॉडीज, वाटर के जो दो लार्ज बॉडीज है उसको जिस नैरो स्ट्रिप के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं जोड़ा जाता है। यहाँ पर समझो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाटर बॉडीज है, ठीक है। अगर एक ये वाटर बॉडीज है, एक पतली सी चैनल के माध्यम से, स्ट्रेट के माध्यम से ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, स्ट्रेट है, जल संधि है। तो दो विशाल जल राशियों को जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। और यहाँ देखो, मान लेते हैं कि यह एक भूमिखंड है और यह एक भूमिखंड है, और इसके बीच में एक चैनल है या स्ट्रेट कह सकते हो। तो दो भूमिखंड अलग होता है और दो जल राशियां जुड़ जाती है। याद रखना, जल संधि यानी कि जल को जोड़ना है भाई, दो जल के विशाल राशियों को जोड़ देना है और मासेस, लैंड मासेस को अलग करना होता है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, स्ट्रेट यही है। तो स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर वे होता है, एक नैरो वाटर संकीर्ण जलीय क्षेत्र होता है जो कि ज्वाइनिंग द टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, दो लार्जर बॉडीज जो वाटर के होते हैं उसको क्या करना होता है, इसका काम ज्वाइन करना होता है। एंड इट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड होता है। सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है, नेचुरली फॉर्म। इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्ट्रेट होता है, याद रखना, इट इज नेचुरली फॉर्म्ड एंड इट जो होता है नॉर्मली कनेक्ट्स टू सीज, प्राय दो सीज को कनेक्ट करता है। इसका काम करना, इसका काम क्या होता है, टू सीज को कनेक्ट करना है। एंड द स्ट्रेट मे और मे नॉट बी नेविजेबल डिपेंडिंग ऑन देयर डेप्थ। जो स्ट्रेट होता है ये या तो भाई इसमें शिप जा सकती है अथवा नहीं भी जा सकती है। ऐसे क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है इसके डेप्थ के ऊपर। अगर गहरी होगी आपकी स्ट्रेट जल संधि तो वहां से तो शिपिंग होगा, ठीक है, शिप जाएगी। अदरवाइज उसकी गहराई नहीं होगी तो शिप वहां से नहीं जा सकती है। इस बात को याद रखना कि जो स्ट्रेट होता है भाई नेविजेबल के लिए, नेविगेशन के लिए उपयुक्त तो हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों कि डिपेंडिंग ऑन देयर डेप्थ, ठीक है, गहराई के ऊपर डिपेंड करता है कि गहरा है कि नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना कि स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि। जल संधि क्या होता है, जल संधि वह एक संकीर्ण समुद्री क्षेत्र होता है, वाटर स्ट्रीप होता है पतली सी, जो दो विशाल जल राशियों को जोड़ता है और लैंड मासेस को अलग करता है, ठीक, और नेचुरली होता है। अब देखिए चैनल, देखिए क्या होता है। तो चैनल भी वही है, चैनल भी एक तरह से स्ट्रेट ही है, लेकिन थोड़ा इससे ये चौड़ा होता है। क्या होता है, ये वाला पार्ट चौड़ा हो जाए। इसका भी काम होता है, दो जल राशियों को जोड़ना होता है, और इसके अपेक्षा ये थोड़ा गहरा होता है। क्या होता है, गहरा होता है। तो कहने का मतलब ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट और वाटर वे बिटवीन टू लैंड मासेस, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं। तो ये लैंड मासेस है, मान लेते हैं कि एक इंडिया है, एक श्रीलंका है, ठीक। तो इनके बीच में चैनल, ठीक है। तो दोनों तो ये लैंड हो गया, इंडिया भी लैंड है और श्रीलंका, तो लैंड मासेस को अलग कर रहा है ये चैनल। और यहीं पर अगर बे ऑफ बंगाल, मान लेते हैं ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, इसको ये जोड़ देगा। तो
सीज को जोड़ेगा और लैंड मासेस को, भूमि के टुकड़ा को अलग करता है। तो ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट और द वाटरवे बिटवीन टू लैंड मासेस। ए चैनल कैन आल्सो बी द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वाटरवे और ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये भाई गहरा भी हो सकता है, नहीं भी गहरा हो सकता है, और इसका भी तो वही काम है, टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। एंड चैनल कैन बी द आइदर नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि जो चैनल होता है मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, बट स्ट्रेट जो होता है, जलसंधि होता है, वो नेचुरल होता है। यही दोनों बात को आपको याद रखना है। और एक चीज और जानो, जो चैनल होता है प्रायः गहरा होता है। क्यों? क्योंकि प्रायः मैनमेड होता है। जो मैनमेड होगा तो भाई चैनल क्यों बनाएंगे? हम तो अपना शिपिंग के लिए बनाएंगे, कि दूरी को रेड्यूस करने के लिए। जैसे दो सी है, एक ये सी है और एक ये सी है, और इनके बीच में ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दूरी लगेगा। ठीक है, अगर कोई चैनल नहीं बनाया जाएगा तो घूम के यहाँ से यहाँ आना, मान लेते यही एक रास्ता है आने के लिए, लेकिन हम चैनल बना के इनके बीच में दूरी को क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 घंटा लगता था इस सी से नंबर 2 सी से नंबर 1 सी में जाने में, लेकिन एक चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे कि चैनल बनाकर दूरी को, जो डिस्टेंस है, उसको रेड्यूस कर देंगे। तो पर्पस क्या होता है? चैनल को शिपिंग करना, दूरी को रेड्यूस करना। क्लियर? तो जब शिपिंग करने के लिए बनाया जाएगा तो चैनल, जो मैनमेड चैनल जो होगा वो गहरा होगा। ठीक है, जो नेचुरली जो चैनल होता है वो गहरा भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इस बात को आप याद जरूर रखना। अब देखिए, बहुत सारे आप स्टेट के बारे में नाम सुने होंगे, जैसे बेरिंग स्टेट का नाम सुने होंगे, बॉस स्टेट का नाम सुने होंगे, और सबसे पहले तो अपना ही जाने पाक स्टेट का नाम सुने होंगे। तो जो पाक स्टेट है, ठीक है, पाक स्टेट है, किन के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि पाक स्टेट किन किन जल राशियों को, पाक स्टेट और कौन कौन जल राशियां जुड़ती है, तो एक बंगाल की खाड़ी और एक अरबियन सी को ये जोड़ देता है, क्योंकि जल संधि का काम क्या है, दो बड़े जल राशियों को जोड़ना और दो भूमिखंड को अलग करना। उम्मीद करती हूँ कि जरूर समझ में आया होगा स्टेट और चैनल। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा अब आप जानिए भारत में अन्य द्वीप भी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं करा दे रही हूँ आपको। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देखे होंगे एक न्यूमेर द्वीप है, न्यू मोर द्वीप है, और एक गंगा सागर द्वीप है। ये दो, एक गंगा सागर द्वीप है और एक न्यू मोर द्वीप है। ठीक है, यहाँ से हुगली, ये नदी जब चलती है, गंगा नदी, ठीक है, भागीरथी जहाँ से चलती है, भागीरथी कहलाती है, गंगा रिवर सिस्टम में बताई हूँ। जब फराक्का के पास पहुँचती है तो ये 2 धाराओं में बट जाती है, और एक धारा इसका बांग्लादेश में चला जाता है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और एक हुगली के नाम से वेस्ट बंगाल में आती है, और यहीं पर गंगा सागर द्वीप में नदी गिरेगी, यहीं पर हुगली नदी के किनारे पर गंगा सागर द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये गंगा सागर द्वीप हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पे यहाँ पर क्या होता है, पवित्र मेला का आयोजन किया जाता है। और एक न्यू मोर द्वीप है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू मोर द्वीप किस नदी के तट पर है, तो हुगली याद रखिएगा। गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर, तो हुगली नदी याद रखिएगा। और देखिए व्हीलर द्वीप, ये है व्हीलर द्वीप, किस नदी के मुहाने पर है, तो ब्राह्मणी नदी। क्या है ये, ब्राह्मणी नदी। ये क्यों फेमस है व्हीलर द्वीप, तो भारत के जो मिसाइल प्रक्षेपण होता है, क्या मिसाइल की बात कर रही हूँ, उपग्रह की नहीं, जो मिसाइल प्रक्षेपण है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, यहीं से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। जैसे अग्नि 2, अग्नि 1, ठीक है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 5, 4। ओके, तो मिसाइल लॉन्चिंग पैड यानी कि मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और पार्टिकुलर जगह पूछे तो चांदीपुर याद रखना, क्या, चांदीपुर। और अब यही व्हीलर द्वीप किसके नाम से जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से। क्लियर? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अब व्हीलर द्वीप जाना जाता है। व्हाई इट इज फेमस, तो जो भारत का जो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है वो यहीं पर है। पार्टिकुलर जगह पूछेगा तो क्या बताओगे, चांदीपुर बताओगे। क्या बताओगे, चांदीपुर। क्लियर? अब देखिए, एक देखिए श्री हरिकोटा द्वीप, देखिए ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। और श्री हरिकोटा द्वीप ये किस लिए फेमस है, तो भारत का जो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है,
यहीं से प्रक्षेपण किया जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये क्या है, उपग्रह लॉन्चिंग पैड है, जिसको PSLV GSLV रॉकेट के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। दोनों को याद जरूर करना। और यहाँ से क्वेश्चन आपको UPSC फंसा सकता है। वो क्या पूछेगा कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर है, गलत हो जाएगा, वो तो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। क्लियर। अब देखिए एक और जानिए, पंबन द्वीप। ये जो पंबन द्वीप है कहाँ है, तो ये तमिलनाडु के यही तट पे है, ठीक है। पंबन द्वीप है, क्यों फेमस है, तो एक तो यहाँ पर एक रामेश्वरम है जगह, ठीक है, रामेश्वरम जगह है। और दूसरी बात एक धनुषकोडी है, जो कि इसके उत्तर में है, बिल्कुल मतलब पूरब में है। ये मान लेते हैं कि ये द्वीप हो गया, तो इसके पूरब में है। इसी धनुषकोडी से लेकर, और ये श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका जो है, यहाँ पर एक द्वीप है तलैया मनार। इसी तलैया मनार के बीच में डॉट 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 लाइन एटलस में देखिएगा, तो एक ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इस ब्रिज को क्या कहते हैं, आदम का ब्रिज अथवा एडम्स का ब्रिज। और इसका मिथोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने इस ब्रिज को पार करके माता सीता को रक्षा करने लंका पहुंचे थे, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि आदम्स का ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होता है, तो एक पंबन द्वीप है, किसके अंतर्गत है, तमिलनाडु में है। इसी पंबन द्वीप के उत्तरतम पूर्वी जो हिस्सा पर एक धनुषकोडी जगह है, और इसी धनुषकोडी से लेकर तलैया मनार द्वीप, जो कि श्रीलंका के अंतर्गत है, यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है। और जिसको आदम का ब्रिज के नाम से जानते हैं, अथवा एडम्स के ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और इसी के लिए ये फेमस है। क्लियर। पंबन द्वीप कहाँ है, तो तमिलनाडु में। अब देखिए आपको पाक की खाड़ी बताई। पाक की खाड़ी किन के बीच में है, ये पाक स्टेट है। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि खाड़ी का पाक की खाड़ी भी, इसको पाक स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, याद रखना। किन के बीच में पड़ता है, तो पाक कहने का मतलब पाकिस्तान, गलती से भी मत समझना। क्यों, क्योंकि ये पाक PALK है इंग्लिश में, इसका पाक स्टेट, ओके। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। किनको ये जोड़ता है भाई, जल राशियों को। जल संधि का क्या काम है, तो दो बड़े जल राशियों को, तो बंगाल की खाड़ी को अरबियन सी से क्या करता है, जोड़ता है, ये तो आपको पता है। और ये मन्नार भी है। एक चीज और आप लोगों को बता दो कि आप खाड़ी के लिए इंग्लिश में 2 शब्द सुने होंगे, एक गल्फ सुने होंगे और एक बे सुने होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ये वाला रीजन दिख रहा है, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये खंभात की खाड़ी है, ठीक। तो खाड़ी तो हिंदी में दोनों के लिए, बे के लिए भी खाड़ी ही बोला जाता है और गल्फ के लिए ही खाड़ी बोला जाता है, लेकिन अंतर होता है, ठीक है। जो गल्फ होता है, छोटा सा वाटर बॉडीज होता है, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जो 3 साइड से क्या होता है, भूमि से घिरा होता है, ठीक है। और इधर देखिए जो बे होता है, वो बड़ा पार्ट्स होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल देखना, ठीक है। ये भी इंडोनेशिया वगैरह इधर है, इंडोनेशिया वगैरह इधर, इंडिया वगैरह इंडिया है, इसे 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो बे होता है प्रायः 3 भूमि के 3 खंडों से जोड़ा होता है, और एक वाटर बॉडीज का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, बे। और खाड़ी क्या होता है, वाटर बॉडीज का छोटा पार्ट होता है, जैसे कि खंभात की खाड़ी, ठीक है। और खंभात की खाड़ी को कम्बे की खाड़ी के नाम से जानते हैं, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो याद रखना, जो गल्फ होता है बे की अपेक्षा छोटा होता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर, शाल्टसेट द्वीप का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। इधर का द्वीप कवर करा दी, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी अननेसेसरी चीज को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। अपना एनर्जी वहां पर वेस्ट नहीं करना है। एक आप नाम सुने होंगे शाल्टसेट द्वीप, पूछा जाता है तो ये शाल्टसेट द्वीप क्यों फेमस है, क्योंकि इसी द्वीप पर मुंबई शहर का बसावट है, ठीक है। हालांकि मुंबई जो है मुख्य भूमि पर है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है, वैसा लगता है कि मुंबई भी अपने आप में क्या है, एक द्वीप है। तो मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है, ऐसे यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा होगा, तो यहाँ पर लगता है कि ये द्वीप का निर्माण हो गया है, तो यही शाल्टसेट द्वीप है, और इसी पर मुंबई शहर का बसावट हुआ है। क्लियर। और मुंबई, यहीं पर एक एलिफेंटा द्वीप भी है, क्या है, एलिफेंटा द्वीप है, जो शाल्टसेट द्वीप के पास में है। और यहाँ देखो एक एलियाबेट द्वीप है, क्या है, एलियाबेट द्वीप है, खंभात की खाड़ी में यहाँ पर। और ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पर पता चला है कि व्यापक जो मेटालिक नूडल्स है अथवा सी रिसोर्सेस है, समुद्री संसाधन है, यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। हालांकि अभी उसका दोहन नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज को आप याद रखना।
अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए, ठीक है। समुद्री सीमाओं के निर्धारण के लिए क्या हुआ था, ये UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, क्या है, एक समझौता है, ये एक संधि है। और ये कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में हुआ था। और ये लागू कब से हुआ था, तो 1994 से लागू हुआ था। ये क्या है, मैं इसको बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है। तो सबसे पहले जानिए कि लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है, तो लॉ वह नॉर्म्स होता है, लॉ जो होता है यानी कि कानून जो होता है, वह नॉर्म्स होता है जो बेसिकली एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है, यानी कि विच गाइड एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ ऑल सिटीजन्स, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी में क्या हो, एक्सेप्टेड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्यों भाई, तो ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। अदरवाइज जो ह्यूमन एक्शन है, अगर ऐसा नहीं होगा तो उच्छृंखल हो जाएगा, ठीक है, दूसरे के लिए घातक हो जाएगा। उन्हीं सारी चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि लॉ को बनाया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह हम बात कर लेंगे कि लॉ ऑफ द सी, तो सी में भी, जो समुद्र में भी क्या है, सागर में भी, महासागर में भी कुछ रूल्स होना चाहिए कि इन सागर और महासागरों में मेरा अधिकार क्या है और इनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए UNCLOS 1982 में लाया गया था। क्लियर। अब देखिए UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये 1982 में लाया गया था इस संधि को, और लागू हुआ था 1994 में। ऐसा इसलिए क्योंकि कंडीशन था कि जब तक 60 देश इसके सिग्नेटरीज नहीं बनेंगे तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। 1994 में 60 देश इसके सिग्नेटरीज हो गए थे, अर्थात हस्ताक्षरकर्ता हो गए थे, तब से इसको क्या कर दिया गया, लागू किया गया, ठीक है। तो क्या बताई थी कि उसी तरह समुद्र के उपयोग को और उसके अधिकार को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया था कि जो तटवर्ती देश है उसको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। अदरवाइज क्यों भाई, मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर ये मान लो एक सी है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर कोई कानून नहीं होगा तो कोई पॉलिटिकली डोमिनेंट हो, ओके, अदरवाइज इकोनॉमिकली डोमिनेंट पर्सनालिटी हो, तो क्या करेगा, अपने से वीकर पर्सन को, अपने से वीक पर्सन को यहाँ का जो संसाधन है उसको लेने नहीं देगा, ठीक है, जबरदस्ती उसे छीन लेगा अपने इकोनॉमिक पावर के दम पर, अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर। और क्या होगा, क्लैशेस होगा, जो तटवर्ती देश है उनके बीच में आपस में क्लैशेस होने लगेगा। तो इनको रोकने के लिए 1982 में लाया गया था कि भाई जो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है कंट्री, कोई कमजोर राष्ट्र को सताए नहीं, उसको भी संसाधनों को दोहन करने दे। अब चूंकि हमारे पास एक लॉ है, इनके अगेंस्ट है, जो भी इस तरह के गतिविधियां करेंगे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जा सकता है, कोर्ट जाया जा सकता है। लॉ तो वही होता है ना कि आप बुराई के खिलाफ एक लॉ बनाए, कि ताकि अगर आप उसके अगेंस्ट में कुछ करें तो हम आपके प्रति क्या करें, एक्शन ले, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। अब देखिए इसके प्रति क्या हुआ था कि 3 चीज को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। एक प्रादेशिक सीमा का निर्धारण किया गया था कि तटवर्ती जो देश है उसको प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत कितना एरिया दिया जाए, ठीक। एक अभिचिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा कहने का मतलब कि टेरिटोरियल वाटर, ओके, इसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं इंग्लिश में। और एक अभिचिन्न मंडल था यानी कि संलग्न क्षेत्र था, यानी कि कंटिजियस जोन जो था ये अभिचिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र था। और एक अनन्य क्षेत्र था, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अनन्य, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके। अनन्य क्षेत्र जो होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। अब इसको मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या होता है, इसको अधिकार दिया गया था, ठीक है। एक पहले जान लो कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.8, ठीक है, माइल अथवा मील, ठीक है। 1 नॉटिकल मील, इसको 1 समुद्री मील भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बराबर होता है 1.8 मील के बराबर होता है। अब देखो ये भारत है, मान लेते हैं कि ये तट है, तटवर्ती इलाका है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि
ये टट चुकी है तो टूटा फूटा होता है, ठीक है। तो इसको एक आधार इमेजिनरी आधार लाइन खींच दिया जाता है, और इसी आधार लाइन से जो 12 नॉटिकल मील के जो दूरी होता है किसी भी राष्ट्र के जो तटवर्ती हो सागर या महासागर के, तो 12 नॉटिकल मील तक के दूरी को क्या बोला जाएगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा बोला जाता है। और इस पर इसका पूरा अधिकार होता है। जो ये देश है, जैसे मान लेते इंडिया, यहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक लग रहा है ये इसका प्रादेशिक सीमा, तो इसमें पूरा पूरा टोटली इस पे भारत का अधिकार होगा। अब इसके बारे में एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो कि आपके लिए जानना है। अब इसमें जब हम हमारा पूरा अधिकार है भाई, तो इसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होगी उस राष्ट्र की। और अधिकार क्या 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 है, तो देखो जैसे मान लेते कोई दूसरे देश की यहाँ पर जो सीप है वो आ तो सकती है और जा भी सकती है, लेकिन क्या, कैसे, क्या कंडीशन है उनके लिए? तो उनके लिए एक कंडीशन है कि भाई ठीक है आप यहाँ पर आइए जाइए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्या करना है? निश्चल रूप से बिना रुके हुए शिप को यहाँ से गुजर जाना है। कहा क्या मतलब? गुजरना है, ठीक है। कहने का मतलब कह सकते हो कि अगर आप किसी भी तरह कर यहाँ पर एक्शन लेते हो, एक्टिविटीज शो करते हो, जैसे इंक्लूडिंग जैसे कुछ सम सर्टेन जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज बनाया गया है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि स्मगलिंग एक्टिविटीज आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, आर्म्स वीपन को नहीं ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एरिया में आता है। उसके बाद आप स्पाइनिंग नहीं कर सकते हो, उसके बाद सीरियस पोल्यूशन यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये जो हमारा मान लेते हैं इंडिया है, आपके शिप को रोक देगा। क्या करेगा? उसको लगेगा कि आपके तरह आपके द्वारा कुछ इलीगल गतिविधियां की जा रही है, तो इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज के तहत हम आपके शिप को रोक देंगे। क्या करेंगे? रोकेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि क्या इस इस एरिया में जो 12 नॉटिकल मील के जो दूरी होता है किसी राष्ट्र के समुद्र में, क्या दूसरी शिप, दूसरे देश की शिप आ सकती है? हाँ आ सकती है, लेकिन उनको रुकना नहीं है। किसी भी तरह के गैर जो अनएलीगल गतिविधियां है, इलीगली जो चीज है उसको आप यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। क्लियर? इस बात को याद रखना, ठीक है। आर्म्स वीपन वगैरह आप नहीं ले सकते हो। आपको पासेस तो मिलेगा, यहाँ पर जा तो सकते हो, बट इनोसेंट पासेज मिलेगा, ठीक है। इनोसेंट पासेज यानी कि बिल्कुल ही निश्चल रूप से बिना छल कपट के उम्मीद लिए हुए यहाँ से आपकी शिप जा सकती है। अब देखो यहाँ से ये 12 नॉटिकल मील तक के दूरी का ये कंडीशन होता है। दूसरा एक 24 नॉटिकल मील होता है जो आधार रेखा से, आधार याद रखना, तट से नहीं, तट तो टूटा फूटा होता है, इसी को मिलाने के लिए एक आधार रेखा खींचा जाता है। तो आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील का जो दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं? कंटिजियस जोन अथवा आधार अभिचिन मंडल अथवा संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें भी कोई अगर शिप यहाँ पर आती है दूसरे देश की, ठीक है, यहाँ पर भारत का अपना साफ सफाई का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई शिप यहाँ पर आती है दूसरे देश की, तो यहाँ पर आकर यहाँ से जाएगी तो हम इससे टैक्स भी ले सकते हैं। क्या ये वाला राष्ट्र क्या करेगा? टैक्स भी ले लेगा इनसे, ठीक है। तो टैक्स भी लिया जा सकता है, यानी कि वित्तीय साधन का भी ये स्रोत होता है। यहाँ तक हम अपना साफ सफाई करेंगे। अब देखो आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, ठीक है, नॉटिकल मील की जो दूरी होती है, इसमें भी उसी राष्ट्र का अधिकार होता है। क्या होता है? उस राष्ट्र का अधिकार होता है। और यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं? हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, साफ सफाई किया जा सकता है। इसमें हम जो साइंटिफिक, कहने का मतलब है जो यहाँ मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं, परमाणु टेस्टिंग भी किया जा सकता है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी अगर कोई दूसरी मतलब यहाँ तक के मैं बता दूं तो यहाँ तक का जो हमारा कानून है, ठीक है, यहाँ तक का जो मेरा कानून है, इस पे हम इंडिया का कानून, अगर कोई भी दूसरे देश की जो शिप आती है यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटीज को अपनाती है, तो इंडिया का नॉर्म्स, जो इंडिया का कानून है वो लागू होगा, ठीक है। इंडिया का लॉ नॉर्म्स लागू होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ दिन पहले आप रिसेंटली इन न्यूज था कि जो इटालियन मैरिज थे वो केरला के कुछ मछुआरों को, फिशरमैन को पकड़ के मार दिए थे, ठीक है। तो इसलिए जो इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था इटली और भारत में। तो चूंकि भारत कह रहा था कि हम इनको अपने देश के कानून के अनुसार सजा देंगे, ठीक है। हम क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के मतलब हम पालन करते हुए क्या करेंगे कि हम इनको अपने जो हमारे देश में जो कानून है उसके
उसी कानून के तहत हम सजा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो है हम भारत की कानून का प्रावधान होता है, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक। और इटली क्या कह रहा था? कह रहा था कि नहीं, इनको हम नहीं देने देंगे इंडिया के रूल्स के मुताबिक सजा, क्योंकि ये इनको जो यहाँ पर जो सजा होगी वो उनको जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज के तहत जो सजा बनाई गई है वो दी जाएगी, उनका कहना था। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था? काफी डिबेट हुआ था। क्लियर? अब देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अनन्य क्षेत्र आधार रेखा से कहाँ तक? तो 200 नॉटिकल मील तक के बीच की दूरी, इस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार होता है। संसाधनों का दोहन किया जा सकता है, परमाणु टेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है, साफ सफाई भी किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी दूसरे राष्ट्र के जो शिप आती है और भारत के नियम कानून के अगेंस्ट में जाती है, तो यहाँ पर इंडिया का नॉर्म्स और मतलब लॉ लागू होता है। क्लियर? इंडिया का लॉ लागू होता है, उनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज, एक हाई सी क्षेत्र आता है, ठीक है, तो इसके जो बियॉन्ड होगा, ये वाला, इसके जो बियॉन्ड मतलब अनन्य क्षेत्र आधार रेखा से जो बियॉन्ड चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम एक हाई सी एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, हाई सी एरिया। और इस पे क्या होता है? सभी राष्ट्रों का क्या होता है? सभी राष्ट्रों का कॉमन कह सकते हो अधिकार होता है। द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड होता है यहाँ पर। ये सबका यहाँ पर जो संसाधन होगा ये सभी दोहन कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसका, ठीक है। बट उसके लिए एक अथॉरिटी से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज के तहत उसका गठन किया गया था। तो जो आधार, किसी भी देश के आधार रेखा 200 नॉटिकल मील जो है, जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बाहर का जो एरिया आता है, तो दूसरे राष्ट्र भी यहाँ संसाधनों का दोहन वगैरह कर सकता है, लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। और उसके ये जो 200 नॉटिकल मील के बाद वाले दूरी को, 200 नॉटिकल मील के बाद वाले दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। इसमें सभी के साझा हित जुड़ा हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। देखो, हालांकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज के प्राय सभी राष्ट्रों द्वारा पालन किया जाता है, लेकिन कुछ तो राष्ट्र ऐसे होते हैं जो दुष्ट होते हैं और उनके लिए वो अपवाद स्वरूप होते हैं। जैसे चाइना है। चाइना का नाम सुने होंगे ना, दक्षिणी चीन सागर का भी नाम सुने होंगे। वो प्रायः 9 डैश लाइन एक खींच दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ देखो ये क्या किया है ना, इतना दूर में एक 9 डैश लाइन, एक इमेजनरी लाइन खींच दिया है। और यहाँ पर जैसे वियतनाम है, ठीक है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, तो भाई इनका भी तो जैसे मान लेते हैं कि ब्रुनई है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील का एरिया में तो इसका आएगा, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज के तहत रूल्स बना हुआ है। तो इसको नहीं मानता है चीन। क्या करता है कि बोलता है कि नहीं, ये तो मेरे 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है, ये पूरा एरिया पर मेरा क्या है, जूरिडिक्शन है, अर्थात मेरा अधिकार है। तो इसको लेकर बीच बीच में विवाद भी होते रहता है। 2013 का विवाद फिलीपींस का जो था, तो वो क्या किया था, फिलीपींस ने जब अपने संसाधनों को, अपने एरिया के संसाधनों को दोहन कर रहा था, तो चीन द्वारा उस पर क्या किया गया था, अपोज किया गया था। इसके खिलाफ में चीन, जो फिलीपींस ने क्या किया था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन में जो केस फाइल किया था। क्या किया था कि परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें केस फाइल किया था 2013 में, ठीक है। 2013 में केस फाइल किया था, जिसका वर्डिक्ट कब आया था, 2000 जजमेंट जो था वो 2016 में जजमेंट आया था, जिसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन है उसका कहना था कि दैट इज अगेंस्ट द अनक्लोज। जो चीन का जो एक्शन है, उसने, वो आर्बिट्रेशन ने क्या बोला था, दैट इज अगेंस्ट द अनक्लोज, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द शिप्स के अगेंस्ट में आप चीन इसको रोक रहे हो, फिलीपींस को। फिलीपींस दोहन कर सकता है, लेकिन चूंकि बात नहीं बनी, बट चाइना आप जानते हो ना, पावर इट एट द मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिकल पावर, तो दैट्स वाई क्या हुआ कि इस बात को मतलब चीन अपना दादागिरी दिखाते हुए अभी भी 9 डैश लाइन को स्वीकार करता है। तो ये तो थोड़ा दैट इज द मैटर ऑफ डिबेट, ओके, ये तो अलग बात है। बट इतना आप जानो कि 12 जो नॉटिकल मील है क्या है, 24 नॉटिकल मील क्या है, और 200 नॉटिकल मील, यानी 200 नॉटिकल मील तक जो तटवर्ती देश होता है उसका उस पर अधिकार होता है, और वहाँ पर संसाधनों का दोहन कर सकता है, परमाणु टेस्टिंग कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। क्लियर?
तो इस बात को याद रखना, सीपिंग आ जा सकती है। सीप इस एरिया में 12 नॉटिकल तक के मील में क्या है, उनको आना जाना है, सीप यहाँ से गुजर सकती है। बट क्या होता है, इनोसेंट पैसेज के तहत बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जाइए, निश्चल रूप से जाइए, कोई भी छल कपट की आपके अंदर मानसा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो बताई हूँ समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, स्ट्रेट का थोड़ा फिगर देख लेना। ये क्या होता है, स्ट्रेट बताई थी ना, दो भूमिखंड को अलग कर देखो, एक भूमिखंड और एक पतली स्ट्रिप लाइन वाटर का होता है, यही है स्ट्रेट। और दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा, देखो एक इधर का वाटर बॉडीज और इधर का वाटर बॉडीज। क्लियर हो गया? अब देखो ये नेचुरली होता है, याद रखना नेचुरली होता है। और यह चैनल होता है। चैनल क्या होता है, नहर भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है। चैनल के रूप में किसी को, जैसे पनामा स्ट्रेट का अपना आप सुने होंगे, पनामा नहर का निर्माण किस लिए किया गया था, रिड्यूस करने के लिए दूरी को, स्वेज कैनाल, ये सब जहाँ नाम सुने होंगे। तो ये नहर भी हो सकता है, चैनल के माध्यम से भी वाटर बॉडीज को जोड़ा जाता है दूरी को रिड्यूस करने के लिए। तो लेकिन चैनल क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है और गहरा होता है, क्योंकि शिपिंग करना मेरा उद्देश्य होता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आप लोगों को बताई हूँ निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, और इसे आप प्रैक्टिस करें, निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे। और मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।